नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की 51वीं वीडियो में आपका स्वागत है। 91st वीडियो में आपका स्वागत है। किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो रोल डिस्क्रिप्शंस, यानी कि भैया ये जो कैबिनेट सिस्टम है इसका क्या रोल है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अभी जो भी रोल है कैबिनेट का इंडिया में, काफ़ी हद तक वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कन्वेंशंस के हिसाब से निकला है। तो ब्रिटेन में भी ये जो रोल है वो किसी न किसी फॉर्म में चला है और उसी को इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया है। तो जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि सर जॉन मैरियट, बारकर, सर आइवर जेनिंग्स, एल एस सैम्बरी, इनका क्या बोलना है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, इसको देखेंगे। ये जो किचन कैबिनेट नाम की बॉडी होती है यह क्या चीज़ होती है, इसको देखेंगे। और फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज ये क्या है, इनको देखेंगे। कैबिनेट कमेटी की अगर आप बात करो दोस्तों तो बहुत तरीके की कैबिनेट कमेटी होती हैं, जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। तो ऐसी बहुत सी कैबिनेट कमेटीज होती हैं जिसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले रोल डिस्क्रिप्शंस को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई होप ये किताब आपने खरीद ली होगी, मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए, ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। दिस इज़ द ओनली थिंग, आप मेरे लिए कर दोगे तो आई विल बी थैंकफुल सकते हैं। तो भाई अगर बात किया जाए तो एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने ब्रिटेन में जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर अपने अपने कमेंट्स किए हैं, और कहीं ना कहीं वो कमेंट्स इंडियन फॉर्म ऑफ कैबिनेट पे भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि इंडिया में भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोल लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोल लीजिए, पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोल लीजिए, वही चलता है। तो यहाँ पे एक पर्सन निकल के आते हैं जिनका नाम है राम सिंह मुयर। इनका क्या बोलना है, द कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। लॉवेल का क्या बोलना है, द कैबिनेट इज द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्च। सर जॉन मैरिट का क्या बोलना है, कैबिनेट इज द पिवट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। आप समझ लीजिए। अब देखिए इन स्टेटमेंट्स को मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। अब राम से मोहर ने बोला है द कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, यानी शिप में अगर आपको बेसिक शिप के बारे में पता हो या कोई मूवी भी देखी हो आपने जिसमें शिप को दिखाया हो, तो उसमें जो कैप्टन होता है उसके पास स्टीयरिंग व्हील की कमांड होती है। जिस तरफ वो स्टीयरिंग व्हील घुमा देगा उस तरफ वो शिप घूम जाएगा। तो अगर हमारा देश एक शिप है तो उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट जैसे चाहेगा वैसे वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाएगा और शिप को जहां चाहेगा वहां लेके जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है आपका किसको, कैबिनेट को। फिर ग्लैडस्टोन ने स्टेटमेंट दिया, कैबिनेट इज द सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व, यानी कि अगर सोलर सिस्टम की बात करो तो बीच में सन है, चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो जो सन की पोजीशन है वो कैबिनेट की पोजीशन है। इतना स्ट्रांग है आपका कैबिनेट। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम की जितनी भी ताकत है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। तो सेंट्रली पावरफुल कौन है, सन। तो यहाँ पे सेंट्रली पावरफुल किसको बनाया जा रहा है, कैबिनेट को। बारकर ने क्या बोला, द कैबिनेट इज द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। बैगेहॉट ने क्या बोला, द कैबिनेट इज द हाइफन दैट जॉइंस द बकल that binds the executive and the legislative departments together। मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए कैबिनेट एक बकल की तरह काम करता है, ताकि दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सके। यहाँ पे सर आइवर जेनिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये मैंने यहाँ पे अपनी वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। जैसे सर आइवर जेनिंग्स साहब ने क्या बोला, द कैबिनेट इज द कोर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आप बोलोगे सर कि क्या यूटिलिटी है इन स्टेटमेंट्स की, क्या हम इन स्टेटमेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए याद करें। वैसे तो देखिए दोस्तों, इन स्टेटमेंट्स की कोई बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि पीसीएस में वन लाइनर में पूछ दिया जाए कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का या किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैबिनेट इज अ हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स टुगेदर। और चार ऑप्शन दे दिए, बारकर, आइवर जेनिंग्स, सर जॉन मैरियट और बैगहॉट। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोला है किसने बताया, बैगहॉट ने। हालांकि इस तरीके के सवाल देखिए पूछे नहीं जाते हैं, और हर ऐसी चीज को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं अगर आपकी जगह होगा तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि आप एक बार इसको ढंग से पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि आप हर चीज याद नहीं कर सकते। कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स अगर हो सके तो याद रखो। जैसे यहाँ पे सर आइवर जेनिंग्स, इनका स्टेटमेंट मत भूलिए। इन्होंने क्या बोला है, द कैबिनेट इज द कोर
ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये ब्रिटिश सिस्टम से रिलेटेड है तो बहुत कम चांस है कि स्टेटमेंट को पूछा जाएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के फील्ड में आइवर जेनिंग्स साहब का बहुत नाम है। एल.एस. एमरी साहब क्या बोल रहे हैं, द कैबिनेट इज अ सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कुल मिला के बात यह है कि जो कैबिनेट सिस्टम है आपका ब्रिटेन में, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि राम से म्योर साहब ने क्या बोला कि भैया ये तो डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट है। तो ये जो राम से म्योर हैं, ये कैबिनेट सिस्टम के लिए क्या बोलते हैं कि ये इतना स्ट्रांग है ब्रिटेन में कि दिस इज नोन एज डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट जो चाहे वो कर सकता है। राम से म्योर जी ने एक किताब लिखी, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, और उसमें उन्होंने क्या लिखा, A body which wields such power as these may fairly be described as omnipotent in theory, however incapable it may be of using its omnipotence. Its position, whenever it commands a majority, is a dictatorship only qualified by publicity. This dictatorship is far more absolute than it was 2 generations ago. The same descriptions hold good in the Indian context too. समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जो मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट बताया है, जो एल.एस. ये जो राम से म्योर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, किस किताब में, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ताकत हो, जिसके पास बहुत सारी ताकत हो। तो यहाँ पे कैबिनेट जो कि ब्रिटेन में काम करता है, उसको एक ऐसी बॉडी बोली गई है जो कि ओमनीपोटेंट है थ्योरी में, यानी कि जो बिल्कुल ताकतवर है। अब आप बोलोगे कि भाई ओमनीपोटेंट कैसे हो सकती है, पार्लियामेंट तो चुन के आती है ना लोगों से, तो जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग आपकी कैबिनेट बनाएंगे और वो देश चलाएंगे। तो ओमनीपोटेंट कैसे हो गया, अनलिमिटेड पावर कैसे हो गया, अरे उनको तो इलेक्शन के थ्रू हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर म्योर साहब है ये बोल रहे हैं कि भैया अगर ये जो कैबिनेट चुन के आई है, इसके पास अगर तगड़ी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो भैया ये डिक्टेटर की तरह ही काम करती है, ये ओमनीपोटेंट की तरह ही काम करती है, इसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात ब्रिटिश कैबिनेट के रिस्पेक्ट में भी सही है, ये बात आपकी इंडियन कैबिनेट के रिस्पेक्ट में भी सही है। आप देखिए अभी का कैबिनेट कितना ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है, जो चाहे वो कर रहे हैं, जो नियम कानून चाहे वो पास करा रहे हैं, चूंकि वो मेजॉरिटी को कमांड कर रहे हैं। तो कैबिनेट में जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स है, अगर वो मेजॉरिटी को कमांड करते हैं तो भाई वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इस बात में तो देखिए कोई डाउट है नहीं। अब हम बात करेंगे किचन कैबिनेट की। ओके, व्हाट इज बेसिकली किचन कैबिनेट। देखिए आपको पता है कि कैबिनेट एक छोटी बॉडी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड पे होगा और इसके नीचे 15 से 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे, एंड दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो फॉर्मल सेंस में देश को चलाने वाली बॉडी कौन सी है, कैबिनेट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कैबिनेट भी बड़ी हो जाती है, यानी 15 से 20 मेंबर्स भी कोई बड़े हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस कैबिनेट के अंदर भी एक बहुत छोटी बॉडी बन जाती है जहां प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके 3-4 सलाहकार होते हैं, और इसको बोला जाता है इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। और कभी कभी इस तरीके की किचन कैबिनेट्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, जिनमें अभी नॉर्मल अगर मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया तो उसमें 60 से 70 मेंबर्स हैं, बड़ी बॉडी हो गई। तो मैंने बोला कि भैया 60 से 70 मेंबर्स, मैंने क्या बोला, मैंने तो वही बोला जो यहाँ पे लिखा है, तो मैंने आपको समझाया। तो 60 से 70 मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी 60 से 70 मेंबर्स मिलकर डेली मर्रा के फंक्शन नहीं चला सकते, मुश्किल है। तो भाई 15 से 20 मेंबर्स की कैबिनेट की बॉडी अक्सर कर मीट करती है। कभी कभी इस 15 से 20 कैबिनेट मेंबर्स की बॉडी की भी नहीं चलती है, उसमें से भी एक छोटी बॉडी निकल के आती है, पीएम और उसके कुछ 2 या 4 कलीग्स। ये लोग इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में डिसीजंस लेते हैं, और जो ये किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट निकल के आती है जिसको हेड पीएम करता है और उसके नीचे के 2-3 उसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स उसको एडवाइस करते हैं, ये लोग क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं। अभी बात दोस्तों ये है कि एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि इस किचन कैबिनेट में जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के मेंबर्स हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हो। इस किचन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में आप देखोगे जो इनर कैबिनेट थी, जो किचन कैबिनेट थी, उसमें सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं थे, सारे के सारे ऐसे मिनिस्टर्स नहीं थे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हो, कुछ आउटसाइडर्स भी थे उसमें। तो ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत डेंजरस हो जाती है। इसके कुछ मेरिट्स हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो कैबिनेट में याद रखिएगा
कैबिनेट में जो भी लोग बैठे हैं वो भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना है। लेकिन जब किचन कैबिनेट की बात आ गई तो बहुत छोटी बॉडी हो गई, जिसमें पीएम और 3-4 मेंबर्स मैक्सिमम, और साथ साथ ये जो 3-4 मेंबर्स हैं हो सकता है कि ये आपके कैबिनेट के पार्ट हो सकता है कि कैबिनेट के पार्ट नहीं हो, आउटसाइड लोग हों, तो दोस्त हो पीएम के या उसकी फैमिली मेंबर्स हो। अब इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान है। देखिए, ये जो इनर कैबिनेट है, जिसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कहीं पे भी इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट का जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपका कैबिनेट का जिक्र है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र है अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कहीं पे भी इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट का जिक्र नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स मतलब फायदे। फायदे क्या है भैया? छोटी यूनिट है, it being a small unit is much more efficient decision making body than a large cabinet। एक लार्ज कैबिनेट मिलके यानी 15 से 20 मेंबर्स की बॉडी मिलके भी उस लेवल पे डिसीजंस को एफिशिएंटली नहीं ले सकती जिस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर 2 से 4 लोगों को हेड करके डिसीजंस लेंगे। बस एक कंडीशन निकल के आती है कि ये जो 2 से 4 लोग हैं ये एफिशिएंट होने चाहिए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, गवर्नेंस का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही अच्छे डिसीजंस लेंगे। समझ गए ना बात को? तो जितनी एफिशिएंटली, जितनी स्विफ्टली, इफेक्टिवली एक बड़ी कैबिनेट डिसीजन ले सकती है, उससे ज्यादा एक छोटी कैबिनेट डिसीजन ले सकती है, और यहाँ पे किचन कैबिनेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव निकल के आता है। फिर इट कैन मीट मोर ऑफन एंड डील विद बिजनेस मच मोर एक्सपीडियसली देन द लार्ज कैबिनेट। अभी 15 से 20 कैबिनेट मेंबर्स मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, ये जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनका एक और काम है कि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाके काम करेंगे। हालांकि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना काम करके दिल्ली में रह के ही काम करते हैं। अभी इन सबका एक समय पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास भी डेली मर्रा में बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं इनकी मिनिस्ट्रीज के। तो एक लार्ज कैबिनेट के लिए मिल पाना रेगुलरली थोड़ा मुश्किल है, बट एक इनर कैबिनेट के लिए, किचन कैबिनेट के लिए जल्दी मिल पाना कंपैरेटिवली काफी आसान है। और तीसरा, इट हेल्प्स द प्राइम मिनिस्टर इन मेंटेनिंग सीक्रेसी इन मेकिंग डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज। अगर एक बड़ा कैबिनेट मिल के बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा हो वो कहीं लीक हो जाए। लेकिन जब एक छोटा कैबिनेट मिलके, इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट मिलके बातचीत करता है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप ज्यादा सीक्रेसी ला सकते हो। जल्दी जो भी आप प्रपोजल्स लेजिस्लेशन के कंसीडर कर रहे हो, फाइनेंस के कंसीडर कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव डिसीजन कंसीडर कर रहे हो, वो जल्दी बाहर लीक नहीं होंगे। लेकिन बड़े कैबिनेट में वो लीक हो सकते हैं। अब इनके देखते हैं डीमेरिट्स। भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट है इस किचन कैबिनेट का, ये अथॉरिटी कम कर देता है, रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। देखिए, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस ये बोलते हैं कि भैया जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स बहुत मेहनत से ऊपर उठे, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने पहले काम किया है, पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने कहीं काम किया है, तो उनके पास अनुभव है। तो एक बार अगर वो कैबिनेट में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि वो डिसीजंस लें। अभी किचन कैबिनेट बनेगी तो उनकी अथॉरिटी कम होगी। उसके बाद इट सर्कमवेंट्स द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन्स टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। यानी कि एक पॉलिटिशियन जो नीचे के लेवल से स्टार्ट करता है, वो पहले आपका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, कार्यकर्ता बन के वो धीरे धीरे अपनी स्टैंडिंग को पॉलिटिकल पार्टी में बढ़ाएगा, पॉलिटिकल पार्टी में ऊंची पोजीशंस पे आएगा, फिर मिनिस्टर बनेगा, और धीरे धीरे करके वो ऊपर पहुंचेगा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो उसको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज़ों को समझने का उसके अंदर सेंस आ जाता है, चीज़ों को चलाने का, इनफैक्ट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का उसके अंदर सेंस आ जाता है, और इसीलिए वो चुन के फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और उसको मिनिस्टर बनाया जाता है। तो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, एक पर्सन प्रॉपर मिनिस्टर बनने से पहले इलेक्ट हो रहा है और वो पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है, कहीं ना कहीं लोगों ने उसको चुन के बैठाया है। अब बात यह है कि अगर आप किचन कैबिनेट बना देते हो तो किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री साहब अपने मन मर्जी के लोगों को उसका मेंबर बना सकते हैं। तो कल की डेट में मोदी जी को अगर आनंद महिंद्रा जी के साथ दोस्ती अच्छी हो जाती तो मोदी जी आनंद महिंद्रा जी को क्या बोलेंगे, आप हमारे किचन कैबिनेट में आ जाओ, और फिर आनंद महिंद्रा जी इंपॉर्टेंट चीजों पे मोदी जी को राय देंगे। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो यहाँ पे
अगर ऐसा हो जाता है कल की डेट में कि एक मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, ठीक है, गौतम अडानी, इन सब 4-5 लोगों ने मिलकर किचन कैबिनेट बना दी जिसको हेड कर रहे हैं मोदी साहब, मोदी साहब इनसे ही एडवाइस ले रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात सुन ही नहीं रहे, तो भैया अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह जी, इनका तो होना ना होना बेकार हो जाएगा। ये बोलेंगे भाई हमने इतनी मेहनत की, कैबिनेट मिनिस्टर बनने, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, आपने अलग किचन कैबिनेट बना ली, उसके हिसाब से काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं किचन कैबिनेट जो लीगल प्रोसेस है ना कैबिनेट के बनने का, उसको सर्कमवेंट कर देता है और बाहर के लोगों को ये मौका दे देता है कि वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में एक रोल प्ले कर सके। अभी प्रॉब्लम उसमें तब नहीं है जब बाहर के लोग एफिशिएंट है, अगर बाहर के लोग इनएफिशिएंट हो गए या बायस्ड हो गए या अपने मतलब को निकालने वाले हो गए तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो किचन कैबिनेट करता क्या है कि डिसीजन को डिसाइड कर लेता है और बाद में उस डिसीजन को कैबिनेट के सामने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने बस एक फॉर्मेलिटी के लिए रख लिया जाता है कि तुम अपना अप्रूवल दो। और ऐसा नहीं है कि किचन कैबिनेट को इंडिया में यूज किया गया, देखिए अभी किचन कैबिनेट नहीं है दोस्तों, किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी जी के समय पे यूज किया गया, अभी किचन कैबिनेट नहीं है, अभी कैबिनेट ताकतवर है, ठीक है ना। लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय पे किचन कैबिनेट काम कर रहा था। यूएस और ब्रिटेन में भी पहले किचन कैबिनेट एक बहुत बड़े लेवल पे काम किया है, ठीक है। तो आर्टिकल 74, 75, 77, 78 और 88 मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया है। फाइनली आ जाते हैं कैबिनेट कमिटीज पे, और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग केवल फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटीज की बात करेंगे और फिर अगली वीडियो पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज हैं, ओके। और उसके बाद उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग बस ये देख लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं कैबिनेट कमेटी के। सबसे पहली बात तो ये है कि कैबिनेट कमेटी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इन इमरजेंसी। जहां पे भी आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल समझ में आ जाए आप ये समझ लीजिए सीधे सीधे संविधान में इनके बारे में नहीं लिखा है, किसी ना किसी तरीके से इनको जोड़ा गया है ताकि इनको यूज किया जा सके। तो कुल मिला के संविधान में इनका मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ बिजनेस, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनमें कैबिनेट कमेटी का नाम लेके रखा गया है, लेकिन संविधान में सीधे कैबिनेट कमेटी को मेंशन नहीं किया गया। फिर कैबिनेट कमेटी दो तरीके की होती है, एक होती स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी, एक होती एड हॉक। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी होती है परमानेंट और एड हॉक कमेंडिंग ये जो कैबिनेट कमेटी होती है ये होती है टेम्पररी। एड हॉक कैबिनेट कमेटीज को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और जब वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है तो उनको डिस्बैंड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1962 में जब चाइना का अटैक हुआ इंडिया पे तो एक इमरजेंसी कमेटी बनाई गई थी। जस्ट एक एग्जांपल आपको रेफरेंस में मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के। कैबिनेट कमिटीज को सेटअप कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब सेटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जीगेंसीज ऑफ द टाइम। तो अगर एक समय ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाती है कि कैबिनेट कमेटी को बनाना जरूरी है किसी पर्टिकुलर इशू को लेके, तो कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी। अभी बात यह है कि जो कैबिनेट कमेटी बनाई जा रही है उसमें कितने लोग होंगे, क्या उसका नॉमन कल्चर होगा, उसका कंपोजिशन क्या क्या होगा, इसको डिसाइड करने के लिए प्राइमरी ताकत प्रधानमंत्री जी के पास होती है और इसको समय समय पे चेंज भी किया जाता है। लगभग 3 से 8 मेंबर्स होते हैं इन कैबिनेट कमेटीज में, ज्यादातर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हालांकि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इनकी मेंबरशिप दी जा सकती है। बहुत सारे केसेस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं ना उनको बनाया जाता है इन कैबिनेट कमेटीज का मेंबर, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को देख रखते हैं, ओके। फिर आगे देखा जाए इन कैबिनेट कमेटीज को हेड कौन करता है, ज्यादातर केस में इनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। कभी कभी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इन कैबिनेट कमेटी को हेड करते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी कर सकता है, बट अगर किसी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर है तो वही हेड करेगा, वही उसको प्रिसाइड करेगा। उसके बाद कैबिनेट में किसी एक प्रपोजल से रिलेटेड बहस तो कर ली जाएगी। कोई एक प्रॉपर ऐसा इशू निकल के आ रहा है जो कि चैलेंजिंग है, जिसके बारे में बात करने की जरूरत है, तो वो इन कैबिनेट कमेटी की बातचीत में की जाएगी। और कैबिनेट अपने भी डिसीजंस को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट कमेटी में पूरा कैबिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो कैबिनेट के 15-20 मेंबर्स को भी 2 या 4 के ग्रुप में तोड़ दिया और एक कैबिनेट कमेटी बना दी। इस कैबिनेट कमेटी ने किसी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर बातचीत करी और अपना डिसीजन दिया। उस डिसीजन को पूरा कैबिनेट रिव्यू कर सकता है, बट कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन लाया गया है इस कैबिनेट कमेटीज के थ्रू, यानी कैबिनेट को भी तोड़ के छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया गया है ताकि स्पेशलाइजेशन किया जा सके और चीजों के सॉल्यूशन को जल्दी निकाला जा सके, ना कि हर इशू को कैबिनेट के सारे मेंबर्स डिस्कस करें बैठ के और बहुत ज्यादा समय लग जाए।
तो इससे एक ऐसा डिवाइस निकल के आता है कि जो कैबिनेट का वर्कलोड है वो बहुत कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब भी ये कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है तो इनके मेंबर्स को कुछ इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है जिनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पास्ट एक्सपोजर हो, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो, जिससे जो पॉलिसीज इश्यूज हैं उसके ऊपर एक अच्छी बहस हो पाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। ये कैबिनेट कमेटीज के पास ये लेवरेज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड अगर बातचीत हो रही है तो उस इशू से रिलेटेड ये किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं अपने पास, उसकी राय ले सकते हैं। तो प्रॉपर बहस होती है एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, इसीलिए कैबिनेट कमेटीज इतनी इफेक्टिव होती हैं। कैसे कैबिनेट कमेटीज ऑपरेट करती हैं अलग अलग फील्ड्स में, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।